किसान भाइयों, इस समय आप अपनी फसलों की बुआई में लगे हैं। कुछ किसान भाइयों ने बुआई कर ली है। बुंदेलखंड में हमारे किसान भाई ज़्यादातर गेहूं बोते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित किया है, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि विज्ञान केंद्र भरारी में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे श्रोताओं, किसान भाइयों और हमारी ओर से हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में ज़्यादातर हमारे किसान भाई गेहूं बोते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व हैं क्या, हमारे किसान भाई कैसे जानें। नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि जो गेहूं एक फसल है वो एक धान्य फसल है और ये उत्तर प्रदेश की बहुत मुख्य फसलों में से आती है और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व में दूसरे नंबर पे भारत का उत्पादन गेहूं के फसल के रूप में होता है और धान के बाद जो दूसरी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है वो गेहूं है। तो इसलिए गेहूं एक रबी सीजन की प्रमुख फसल है और देखिए जो ये ऊर्जा और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसलिए जो किसान भाई हैं, जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, वो मुख्यतः गेहूं की फसल लेते हैं। अब जो पोषक तत्व की आपने बात कही, जो पोषक तत्व होते हैं पौधों की बढ़वार के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 ऐसे पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो या तो जल से मिलते हैं या तो वायु से मिल जाते हैं। बाकी जितने 14 पोषक तत्व हैं उनको वो मिट्टी से लेते हैं। तो इनको 14 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें 17 मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत होती है अगर हमें अच्छा उत्पादन चाहिए। जी डॉक्टर साहब, गेहूं में पोषक तत्व प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते? जी, देखिए पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है मृदा परीक्षण। अच्छा। जब भी आपको किसी भी खेत में कोई भी फसल आपको लेनी है, उससे पहले उस खेत की मिट्टी की जांच करना बहुत आवश्यक है कि उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, कम है कि मध्यम है कि ज़्यादा है। तो सॉइल टेस्टिंग, जिसको हम मृदा परीक्षण कहते हैं, एक तो ये है। दूसरा, उस सॉइल टेस्ट वैल्यू के आधार पर, जो भी हमारी जांच के आधार पर जो वैल्यू आती है, उसके आधार पर हम वहाँ पर उर्वरक का रिकमेंडेशन करें कि यदि किसी भी खेत में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है तो हम उसके आधार पर उर्वरक दें। तीसरा है कि जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन वाला हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो, जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं उसकी कितनी मात्रा और कब हमें देनी चाहिए उस फसल को। और जो साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे अब मान लिए 2 एकड़ में बोए हैं जी, तो वो सोचते हैं कि हम अगर इसमें ज्यादा उर्वरक दे देंगे तो हमें ज्यादा उत्पादन जी जी जी, पर ऐसा नहीं है। हाँ। जी। तो और जो चौथा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हम जो है एकीकृत पोषक प्रबंधन कहते हैं। मतलब इसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, जो हमारे उर्वरक हैं, उनके साथ में हम कार्बनिक खादों को साथ में देके, जैसे कोई जैव उर्वरक है, कार्बनिक खाद है, उनको साथ मिला के हम देंगे तो पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया। हम बात कर रहे हैं आज गेहूं की फसल की। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से उर्वरकों का हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं? जी देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गेहूं एक धान्य फसल है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है। अच्छा। यदि हमें 1 एकड़ में उसकी उपज लेनी है तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर मिट्टी अलग होगी। हाँ। वहाँ पर मौसम अलग होगा। हाँ। वहाँ पर वैरायटी अलग होगी। तो उस आधार पर अलग अलग उर्वरक की मात्रा हमें देनी होगी। अच्छा। हम उत्तर भारत के क्षेत्र की बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और खास तौर पे हम बात करेंगे आज बुंदेलखंड की। और बुंदेलखंड में भी हमारा जो झांसी जिला है, जी जी, झांसी जिले के आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं जी, वहाँ पर जो मिट्टी है उसके आधार पर हमारे किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें? जी, तो देखिए, यदि गेहूं की समय से बुआई करनी है तो इसके लिए फर्टिलाइजर डोज हमें, यदि 1 एकड़ में यदि हमें गेहूं की खेती करनी है तो हमें 60 केजी नत्रजन और 16 केजी फास्फोरस देने की आवश्यकता होती है। अच्छा। इसके लिए हमें बुआई के समय पे, ये किसान भाई याद रखें कि जो बुआई के समय पे जो हमें उर्वरक देना है वो नत्रजन की 1/3 भाग, मतलब अच्छा, उसका तीसरा भाग। अच्छा। और जो फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है, उर्वरक की मात्रा है, वो सारी मात्रा बुआई के समय पे हम देते हैं। अच्छा।
तो यदि हम कहें कि जो बुआई के समय पे जो हम उर्वरक देते हैं गेहूं के लिए, यदि हमारे पास एनपीके उर्वरक है जो यहाँ पर आराम से आसानी से उपलब्ध है, जिसकी 12-32-16 कहते हैं, 12 केजी नाइट्रोजन, 32 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटेशियम है, तो बुआई के समय 75 केजी एनपीके की आवश्यकता होगी 1 एकड़ में। और यूरिया 24 केजी। अच्छा। क्योंकि नाइट्रोजन के लिए जो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो यूरिया है और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, तो ये 7 केजी हमें देना चाहिए। तो बुआई के समय 75 केजी एनपीके, 24 केजी यूरिया और 7 केजी एमओपी हमें देना चाहिए। यदि हमारे पास डीएपी है तो जैसा कि हमें पता है डीएपी में 18 केजी नाइट्रोजन और 46 केजी फास्फोरस होता है। इसलिए हम बुआई के समय जब हम 1 एकड़ के लिए बुआई के समय जब हम देंगे गेहूं के लिए, तो 52 केजी डीएपी, 24 केजी यूरिया और 27 केजी एमओपी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई ये याद रखें कि जितना फास्फोरस और पोटेशियम है वो एक साथ बुआई के समय पे हम कूड़ में दे देते हैं, और नत्रजन की जो पूरी मात्रा है उसको 3 भागों में अलग अलग मात्रा में देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे बिल्कुल पूछना चाहता था। तो हमारे किसान भाइयों की भी एक स्टूडियो में फ़ोन लगाते हैं या और किसी माध्यम से जब आते हैं और पूछते हैं कि यूरिया की मात्रा वो कब और किस तरीके से अपने खेतों में गेहूं की फसल में इस्तेमाल करें। जी, तो देखिए यूरिया एक नत्रजन उर्वरक है और हमें पता है कि नत्रजन के जो लॉस है, मतलब उसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। किसान भाई नत्रजन देते हैं खेत में तो वो पानी के साथ घुलकर वो नीचे चला जाता है, मीन्स ग्राउंड वाटर में चला जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता है। इसलिए या फिर नत्रजन यदि हम देते हैं तो यदि धूप बहुत ज़्यादा है तो वो अमोनिया के रूप में उसका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसलिए हम नत्रजन को 3 भागों में गेहूं की फसल के लिए देते हैं। पहली बार हम बुआई के समय पे देते हैं, दूसरा जो है 20 से 25 दिन बाद देते हैं, और तीसरा 40 से 45 दिन बाद देते हैं जब सिंचाई करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से हम जो है यूरिया को दे सकते हैं। तो ये तो सॉलिड, जैसे मान लीजिए जैसे आपको खड़ी फसल में देना है तो दे सकते हैं। यदि आपको पर्णी छिड़काव करना है, आपको स्प्रे करना है, तो आप 4% का स्प्रे जो है यूरिया का कर सकते हैं। अच्छा। तो 4% का मतलब है यदि 4 ग्राम यदि आपने 4 ग्राम या ग्राम आपने 1 लीटर में डाल दिया है तो वो 4% का सोल्यूशन बन जाएगा और उसको किसान भाई अपना छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। गेहूं की फसल पे भी छिड़काव? हाँ। तो यूरिया देने के 2 तरीके हैं, या तो आप खड़ी फसल में वो आप छिड़क सकते हैं ठोस रूप में, या फिर यदि आपको पर्णी छिड़काव करना है, मतलब घोल बना के देना है, तो आपको 4% का सोल्यूशन छिड़काव करना होगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारे किसान भाई सब कुछ करते हैं लेकिन पैदावार उतनी नहीं मिलती, तो गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं जो कि आवश्यक है? देखिए, सूक्ष्म तत्व तो 8 सूक्ष्म तत्व हैं जो पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु जब हम गेहूं की बात करते हैं इसमें जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो जिंक होती है। अच्छा। तो जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो गेहूं की फसल के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो जिंक का कार्य है गेहूं की फसल में, ये यदि जिंक की कमी रह गई तो पौधे छोटे हो जाते हैं, जिनको हम बोना कहते हैं, पौधे छोटे रह जाएंगे। अच्छा। उनके कल्लों की वृद्धि बहुत कम होगी। उनकी जो पत्ती का जो साइज है वो बहुत छोटा रह जाते हैं। तो इसकी वजह से उनके जो उत्पादन है वो पूरा नहीं हो पाता, उत्पादन कम होता है। इसलिए हमें जिंक का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो जिंक का प्रयोग है वो जिंक उर्वरक जो आता है उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। जिंक 2 तरह से आता है, जिंक सल्फेट जिसमें 21% जिंक होती है और एक जिंक सल्फेट होता है जिसमें 33% जिंक होती है। तो दोनों तरह के उर्वरक आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगे। तो यदि किसान भाई के पास जिंक सल्फेट जिसमें 21% जिंक है तो यदि वो 10 केजी प्रति एकड़ डालते हैं बुआई के समय पे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाली फसल को जो गेहूं बो रहे हैं उसको में जिंक की कमी नहीं हो पाएगी। अच्छा। यदि किसान भाई के पास जिंक सल्फेट जिसमें 33% जिंक है तो उसको 6 से 7 केजी जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से उनको डालना आवश्यक है। अच्छा। और यदि वो छिड़काव करते हैं, मान लीजिए जैसे खड़ी फसल है और उनको छिड़काव करना है, यदि 21% जिंक है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो छिड़काव कर सकते हैं, घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों के पास नैपसेक स्प्रेयर होता है जिसमें 15 लीटर की टंकी होती है, तो 15 लीटर की टंकी में वो 75 ग्राम यदि जिंक सल्फेट घोल दें और छिड़काव कर दें तो वो 1 एकड़ की फसल के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा। तो इस तरह से जो है जिंक की उपलब्धता भी फसल को आसानी से हो जाएगी और उसकी कमी नहीं होने पाएगी। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है गेहूं की फसल में, आमतौर पर बात की जाती है माइकोराइजा। जी। तो
माइकोराइजा जैव उर्वरक जो है जी, उसका प्रयोग हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? देखिए माइकोराइजा एक कवक है जिसको हम फंगस कहते हैं, और ये कवक मुख्यतः वहाँ के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। अच्छा, और जैसा कि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी है, बिल्कुल। जिससे किसानों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे, ऐसी मिट्टी में माइकोराइजा का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है। अच्छा, और इसका प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ पर फास्फोरस, जिंक और सल्फर की कमी है। अच्छा। तो ये इसकी कमी को पूरा करता है। अच्छा। दूसरा, इसकी मिट्टी की संरचना बढ़ाता है। अच्छा। अब ये इससे संरचना बढ़ाता है क्योंकि इससे जो माइसीलियम है, तो माइसीलियम ये जो है, जो मिट्टी के जो ढेले हैं या मिट्टी के जो एग्रीगेट हैं उनको बांध के रखता है, तो संरचना टूटने नहीं पाती और संरचना बनी रहती है। तो ये पानी की तलाश में ये इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। अच्छा, तो गहराई तक जाने से जो पोषक तत्व हैं और जो पानी की कमी है वो पौधों में नहीं होने देती। तो इसलिए माइकोराइजा का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए एक उपाय है कि हम बीजोपचार करें। जब हम बीज बुआई करते हैं गेहूं की, तो हम 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से या 200 ग्राम प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से हम बीज उपचार कर सकते हैं। और या फिर हमें यदि मिट्टी में इसको प्रयोग करना है तो 4 किलोग्राम माइकोराइजा 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर अच्छा। फिर प्रति एकड़ हमें इसको डालना चाहिए। ये बुआई के समय बुआई के समय पे, यदि आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो बुआई के समय पे 4 से 5 केजी माइकोराइजा 50 से 60 केजी गोबर की खाद के साथ मिला के फिर उसको फैला दें, फिर हमें फैला देना चाहिए 1 एकड़ में। अच्छा, तो वो बहुत ही लाभप्रद होगा। ज्यादा जमीन है तो उसी हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, उसी दर से बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो ये जो है माइकोराइजा का प्रयोग किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। डॉक्टर साहब, बात आती है हमारे किसान भाइयों ने बुआई कर ली, अब मुख्य बात आती है कि गेहूं में जो पहली सिंचाई है जी, वो हमारे किसान भाई कब करें? पानी की आवश्यकता बहुत होती है गेहूं को, तो इसके लिए 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा। पर इसमें जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो सिंचाई है, पहली सिंचाई, उसको कहते हैं CRI स्टेज। अच्छा, जो कल्ले बनते समय इसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। हाँ। जब कल्ले बनते हैं, हाँ। जब कल्ले बनते हैं उस समय सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। और यह अवस्था बुआई के लगभग 21 से 22 दिन में आती है। अच्छा। उस समय किसान भाइयों को निश्चित रूप में सिंचाई करनी चाहिए। यदि उस समय पे वो सिंचाई नहीं करते हैं तो उनकी जो पैदावार है, पैदावार में कमी आती है, उनकी वृद्धि में कमी आती है। इसलिए विशेषतः 21 दिन की जो सिंचाई है वो जरूर करें। अच्छा। इसके बाद जो दूसरी सिंचाई है वो 40 से 45 दिन जब कल्ले बनते समय होती है, और तीसरी सिंचाई 60 दिन बाद जब बूटिंग स्टेज होती है। लगभग 20 दिन हाँ, 20 दिन के अंतराल पे जो है लगभग 5 सिंचाई करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जब किसान भाइयों से बात करते हैं, किसी किसी क्षेत्र में वो 7 से 8 सिंचाई करते हैं। जी जी। तो ऐसे क्षेत्र भी हैं बुंदेलखंड में। जी जी। ऐसे किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? गेहूं की फसल में जो सिंचाई की आवश्यकता है वो वहाँ की जलवायु और मिट्टी पे निर्धारित है कि वहाँ पर मिट्टी किस तरह की है। यदि हमारी बलुई मिट्टी है तो वहाँ पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। यदि वहाँ पर काली मिट्टी है या जो है चिकनी मिट्टी है, वहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होगी क्योंकि वो उनकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई है, यदि किसान भाई 5 सिंचाई भी करें तो उनकी उत्पादन जो होना चाहिए वो हो जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब, कभी कभी बीज पे भी निर्भर करता है, जो गेहूं का बीज होता है ना, जी जी जी, बीज भी निर्धारित करता है कि कौन सी वैरायटी है कि वो जो है ड्रॉट टॉलरेंट है कि नहीं है। तो यदि ड्रॉट टॉलरेंट है तो उसमें पानी की आवश्यकता कम होगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को जो इस समय पर जानकारी चाहिए हमारे किसान भाई, क्योंकि गेहूं की बुआई इस समय हमारे किसान भाई खेतों में कर रहे हैं जी। और समय भी चल रहा है इस समय गेहूं की बुआई का। जी जी। अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ खास संदेश जो आप देना चाहें। देखिए किसान भाइयों, मुख्यतः किसान भाई जो गलती करते हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें जो किसान खेती कैसे करना है, बुआई कैसे करना है, आपको जो है खाद कैसे डालनी है, ये सारे लोग जानते हैं। पर यहाँ पर जो किसान भाई मुख्यतः जो गलती करते हैं मैं उस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सबसे विशेषता ये मुख्यतः जो उर्वरक है वो यूरिया है। तो देखिए यूरिया का जो प्रयोग है वो बहुत सूखी ज़मीन पर कभी नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा नमी है वहाँ तब भी हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर पत्तियों में ओस पड़ गई है क्योंकि ये सर्दी का सीजन है तो पत्तियों में ओस पड़ जाती है, तो किसान भाई ऊपर से यदि यूरिया डाल रहे हैं तब भी यूरिया वो कोई कारगर नहीं है, उस समय यूरिया नहीं डालना चाहिए। अच्छा। या फिर गेहूं में बाली आ गई है, उसमें दाने बन गए हैं, तब भी हमें यूरिया डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा धूप है तब हमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। हमें
यूरिया जो है सुबह या शाम को यूरिया का एप्लीकेशन करना चाहिए, और जब नमी, हल्की सी नमी हो, तब हमें खेत में यूरिया का एप्लीकेशन करना चाहिए। तो ये विशेषकर जो है किसान भाई याद रखेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि अगर गेहूं में अच्छा उत्पादन चाहिए तो उन्हें अपनी गेहूं की फसल में बुआई से लेकर के आखिरी तक क्या क्या काम करने हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र भरारी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।